हाँ बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको प्रोपगेट होने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, या बिना मीडियम का ये ट्रेवल करती है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस चलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस से ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेव देखें कि वेव, जैसे मैंने एक दिन ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि जो वेव होती है वह वेव दो टाइप की होती है। एक तो होता है एक तो होती है मैटर वेव, एक होती है मैटर वेव और दूसरी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इस वाली वेव में क्या होता है, इसमें हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें मीडियम चाहिए। और इस वेव में हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, या वैक्यूम, एयर या मीडियम कहीं भी चल सकती है, मतलब यहाँ पे किसी वेव की किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ये प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होती है और आगे बढ़ती है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, और इस तरीके से यह वेव जो है आगे बढ़ती रहती है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट माइंड में आने के लिए सबसे पहले माइंड में आया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो जिस साइंटिस्ट ने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वह उनके माइंड में ये एक्सपेरिमेंट किसी दो अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के ड्यू टू आया था, उनके कारण आया था। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हो कि आर्नेस्ट ने देखा था कि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट हम फ्लो कराते हैं तो इस कंडक्टर के अराउंड क्या बनती है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से इसको पॉइंट कर सकते हैं। इसमें ये इन्होंने ये देखा था कि जब करंट हम देते हैं यहाँ पे, तो करंट की वजह से इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेज आता है तब यहाँ पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है, और इस करंट के ड्यू टू क्या बनता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने रिलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहीं पे एक दूसरे साइंटिस्ट, ये किसने बताया था, ये आर्नेस्ट ने बताए थे। लेकिन यहीं पे एक दूसरे साइंटिस्ट जो फैराडे और हेनरी थे, फैराडे एंड हेनरी, इन्होंने ये देखा था कि यदि किसी कॉइल के पास किसी मैग्नेट को लेकर के हम आते हैं, यानी कि इस मैग्नेट को लेकर आने से क्या होता है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, जब पास आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी, दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या बनती है, एक करंट प्रोड्यूस होती है। ये हेनरी और फैराडे ने देखा था।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इन्होंने रिलेट किया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो इन दोनों बातों को अभी तक किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, और इसको ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी वेव बनती होगी जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उन्होंने एक उसका नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पहले उन्होंने देखा कि एक्चुअल में ये हो कैसे पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो अपनी इन बातों को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और वहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का एक आइडिया आया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, देखो बेटा, मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक उन्होंने कैपेसिटर लिया, और इस कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करने की कोशिश किया, और फिर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नई चीज निकल के आ रही है जो अभी तक किसी के माइंड में नहीं आया था। जैसे इस बैटरी के स्विच को उन्होंने क्लोज किया, तो देखा कि ये जो कैपेसिटर है पहले बिल्कुल डिस्चार्ज था, और अब चार्ज शुरू हुआ। तो जैसे ही चार्ज जो होना शुरू हुआ, तो पहले वाले प्लेट पे पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, तो पॉजिटिव चार्जेज आने लगे, और दूसरे वाले प्लेट पर यह निगेटिव चार्जेज धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगा। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये नहीं कि हाँ उसका मैग्नीट्यूड एकदम से हमेशा कांस्टेंट है, ऐसा नहीं हुआ था। ये जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होते जाता था। तो ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था। अब इन्होंने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को यूज किया। पहला कॉन्सेप्ट ये था किरचॉफ्स लॉ, जो ये बताता है कि किसी जंक्शन या एनोड पे टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा इन्होंने बताया एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वह मैग्नेटिक फील्ड उस क्लोज लूप के अंदर जितना करंट होता है उसके म्यू नॉट टाइम के इक्वल होता है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे ये हर जगह इंप्लीमेंट हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इस दोनों कॉन्सेप्ट को जब इस सिस्टम में जब अप्लाई किया गया तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल होने लगे। अब वहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया। कैसे आया? जब उन्होंने देखा कि किरचॉफ्स लॉ को अगर इस पॉइंट पर हम लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो इधर से करंट फ्लो हो रही है, जो ट्रेडिशनल करंट है, जिसको हम लोग अब यहाँ पे आईसी के नाम से जानते हैं, आईसी मतलब कंडक्शन करंट। तो इन्होंने कहा कि इस जंक्शन पे आने वाली करंट आईसी है, बट इस प्लेट से कोई करंट जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होता है या तो एयर होता है, और नहीं तो कोई डाइलेक्ट्रिक होता है जिसको हम इंसुलेटर कह सकते हैं। तो करंट तो यहाँ से आगे बढ़ नहीं रही है। तो इन्होंने कहा कि इस जंक्शन पे जो टोटल करंट है वो 0 नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ करंट आ रही है, करंट जा नहीं रही है। तो ये कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पर फेल हो गया। इस पॉइंट पर उन्होंने देखा कि यहाँ से जो करंट जा रही है सिर्फ आईसी है, लेकिन आने वाली करंट तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आ रही है। तो इन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट पर ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये फेल हो रहा है।
फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को देखा इन्होंने कि एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या, तो ये भी नहीं फॉलो हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या करा, एक यहाँ पे लूप बनाया, जैसे यहाँ पे एक लूप बनाया और इस लूप में देखा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ लागू तो हो रहा है, मतलब इस लूप में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था वह मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आईसी के बराबर था, क्योंकि यहाँ पे इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है, आईसी है। लेकिन जैसे ही इसी लूप को जब यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे लूप देखें तो इस वाली लूप में ये चीज फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू, और यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, तो जीरो यानी कि इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहां से हुई? प्रॉब्लम तब हुई इन्होंने बोला कि कोई भी करंट नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इन दोनों प्लेट के बीच में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक कंपास नीडल को रखा उन्होंने, तो ये कंपास नीडल में क्या हो गया, एक डिफ्लेक्शन आ गया। अब कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा हमें? तभी मिल सकता है जब यहाँ पे क्या हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो अभी तक आप लोग ये कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब वहां पे करंट हो। इन्होंने कहा कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे ये फेल हो रहा है। तो यही से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया। मैक्सवेल ने बोला कि नहीं, यहाँ पे ये करंट है और वह करंट कौन सी है, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रही है जिस करंट को हम लोग आईडी कहेंगे। आईडी का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब यहाँ से जो करंट जा रही है आईसी, वह यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जा रही है आईडी में, और फिर ये करंट जब यहाँ पे जा रही है, यहाँ जा रही है, तो फिर ये यहाँ से आईसी में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ रही है। और इस सिचुएशन में आईसी और आईडी इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, ये दोनों बराबर है, यानी कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये दोनों ही बराबर है। तो इन्होंने क्या करा कि थोड़ा सा इनमें चेंज किया और ये कहा कि अगर आईसी और आईडी बराबर है तो अब किरचॉफ लॉ यहाँ पे लागू हो सकता है। मतलब यहाँ से जो करंट आ रही है वो आईसी है, जो करंट जा रही है आईडी है, और ये दोनों बराबर है, इसलिए इस जंक्शन पे टोटल जो करंट है वो जीरो के बराबर है। इस वाले जंक्शन पे भी सेम ऐसे ही है, आईडी करंट आ रही है और यहाँ से आईसी करंट जा रही है, तो इस जंक्शन पे टोटल करंट जो है जीरो है, यानी कि अब जाकर के ये करेक्ट हो गया। दूसरा, एम्पियर सर्किटल लॉ में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया इन्होंने बोला कि जो म्यू नॉट इनटू में आई है या आई नहीं है, जो करेक्टेड था, इन्होंने जो करेक्शन किया वह करेक्शन कुछ इस टाइप से था, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डॉट डीएल जो होगा वह म्यू नॉट इनटू, इन्होंने बताया कि वह सिर्फ आईसी के बराबर नहीं होगा, ये क्या होगा, आप यहाँ पे आईसी प्लस आईडी ये दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि दोनों के सम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ ने इसमें करेक्शन किया, मैक्सवेल ने इस एम्पियर सर्किटल लॉ में ये करेक्शन करके बताया कि यहाँ पे आईसी प्लस आईडी ये दोनों आएंगे। जहां पे आईसी नहीं होगा आईसी को जीरो कर देंगे, जैसे इस वाले दोनों प्लेट के बीच में आईसी नहीं है तो आईसी जीरो हो जाएगा, तो म्यू नॉट इनटू आईडी के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और इसके पहले या इसके बाद जब आईडी करंट नहीं है तो आईडी करंट नहीं है तो आईडी जीरो हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट इनटू आईसी के बराबर हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने ये मैक्सवेल लॉ था, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट था, तो मैक्सवेल ने इन दोनों में ये कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया और उन्होंने एक आइडिया दे दिया किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। और जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया तो यही से पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल की वजह से, यानी कि वेरी करने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या हो गया, ये एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ गया, जो कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए रिवॉल्यूशनरी ये कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ऑलरेडी आज की डेट में जितने भी टेलीकम्युनिकेशन है, मतलब जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से ही चल रहा है, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविजन हो, या अपना रडार हो,
ये सारी चीज, रेडियो हो, ये सारी चीजें किससे चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से चल रही है। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल ने पूरे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया, और अपने मात्र 4 इक्वेशन की वजह से। तो उन्होंने वो इक्वेशन कौन कौन से दिए थे, देखिए। इसको हम लोग मैक्सवेल्स के इक्वेशन के नाम से जानते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए। पहला इक्वेशन इन्होंने दिया था, फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम लोग गॉसे लॉ के नाम से जानते हैं। और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे जो हम लोग गॉसे लॉ पढ़ के आए थे, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह किसके बराबर होती है? तो उसमें टोटल जितना चार्ज होता है उस क्लोज सरफेस में, उसके 1/ε0 के बराबर होती है। ये सबसे पहले मैक्सवेल ने अपना पहला एक इक्वेशन बनाया कि किसी क्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, इसको गॉसे लॉ के नाम से ये पहले इक्वेशन था, गॉसे लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर जो दूसरा इक्वेशन इन्होंने दिया, दूसरा इक्वेशन गॉसे लॉ का ही दिया, लेकिन वो मैग्नेटोस्टैटिक का दिया। और इन्होंने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह किसके बराबर होती है? तो सॉरी, यह किसके बराबर होती है? तो 0 के बराबर होती है। किसी भी क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होती है। और यह गॉसे लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग पढ़ के आए थे। तीसरा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वह हेनरी और फैराडे का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ होता है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ या -d∅/dt के बराबर होता है। E = -d∅/dt, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये फाई क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये भी बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि E = -d∅/dt होता है। तो मैक्सवेल ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया। कैसे रिलेट किया था? आप जैसे कि जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = -dV/dr होता है, -dV/dr। तो यहां से dV = क्या हो जाएगा बेटा? dV = अच्छा, मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या हो जाएगा? dV/dr हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, तो dV = क्या हो जाएगा? E.dr। ये मिल गया हमें। टोटल अगर पोटेंशियल चाहिए तो टोटल पोटेंशियल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज E.dr। और ये क्या बन गया? ये V, तो V = इंटीग्रेशन ओवर क्लोज E.dr। ये मिल गया हमें। यहां पे जो V है ये पोटेंशियल है, और ये भी क्या है? ये ईएमएफ है। तो एक तरीके से ये भी पोटेंशियल ही है। आप इसको इससे रिप्लेस कर दो बेटा, तब ये क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज E.dr = -d∅b/dt। ये जो है ये तीसरा इक्वेशन था मैक्सवेल का। एक इक्वेशन और इन्होंने दिया
जो ऑलरेडी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का करेक्टेड फॉर्म था, जिसमें इन्होंने करेक्शन किया था। तो फोर्थ इन्होंने बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ में कि किसी भी क्लोज इंटरवल में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लोज क्लोज लाइन में टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह किसके बराबर होती है? तो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी के इक्वल होती है। ये इनका चौथा मैक्सवेल का इक्वेशन था। ये सारे इक्वेशन मैक्सवेल के नहीं थे, बस ये तो ऑलरेडी सारे इक्वेशन पहले से ही थे, लेकिन मैक्सवेल ने इनको किससे रिलेट किया था? इसको रिलेट कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। बस इन्होंने यही इसमें किया था, और इसी की वजह से इसको मैक्सवेल्स के इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग को देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो कैसे प्रोपोगेट करती है, उनका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर आपके पास स्क्रीनशॉट है क्या, जो आपने भी लिखा था? हाँ हाँ, वो सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इसको इन्होंने ये बताया कि अगर इसको हम देखें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलती है, और इन दोनों की चलने से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होता है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इसको बताने के लिए इन्होंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लिया, और जैसे मान लो कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए तो ऑलरेडी जेड एक्सिस का पोजीशन ऐसे होती है बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अब इसको बोर्ड पे हम लोग इस तरीके से जेड से दिखा देते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से मूव करती है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव कर रही है आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मूव करेगी। तो हम जानते हैं कि ये तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इस तरह से चलती है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसका डायरेक्शन बदलता है और वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में आने लगती है, ये ऐसे हो जाती है। फिर वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से चेंजेस आते हैं इसमें, और अगेन वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस में मूव करती है, और उसको इस तरह से बताया गया। अब एक्चुअली मैं अभी बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रोपेगेट करती है, लेकिन जब हम डायग्राम में दिखाएंगे तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से देखने को आएगा। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से प्रोपगेट कर रही है, तो ये कुछ ऐसे चल रही है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, फिर जेड एक्सिस में कुछ ऐसे चल रही है, ये इस तरह से चल रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे एक चीज देखने को मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेस में चलते हैं। सेम फेस का मतलब ये हो गया
कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर जीरो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पर जीरो हो रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि अब जो इनका प्रोपगेशन है यानी कि जो वेव है वह किस डायरेक्शन जा रही है, तो वेव जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन जा रही है। अगर इसको हम देखें, मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई एक्सिस के अलावा ऐसे मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और तो वेव प्रोपगेशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जिधर मैं चल रहा हूं उधर वेव चल रही है, मतलब ऐसे चल रही है। तो इस तरीके से देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव ये तीनों ही एक दूसरे के किस में चल रहे हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये डायरेक्शन हमें किसका मिल गया, ये हमें डायरेक्शन मिला प्रोपगेशन ऑफ वेव का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में चल रही है, वाई एक्सिस के अलावा चल रही है, तो वाई एक्सिस का अगर इसको हम इस तरह से बना दें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है जे होता है। मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन चल रही है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। और हम जानते हैं कि जे क्रॉस के ये दोनों क्या बताता है, आई बताता है, आई कैप। तो आई कैप कौन सा डायरेक्शन, किस एक्सिस का डायरेक्शन शो करता है बेटा, तो ये करता है एक्स एक्सिस का। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो वेव का प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, जिसको ऑलरेडी हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इनके डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को शो करने के लिए इस मैथमेटिक्स का हम लोग हेल्प लेंगे कि जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो हमारे वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब हम लोग इसके अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और इसकी स्पीड देखते हैं बेटा, स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें चलती है, ऑलरेडी इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बट ये मीडियम में भी मूव करती है। तो इसकी स्पीड को यदि v से मैं रिप्रेजेंट करूं तो v इक्वल टू होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां पे जो म्यू नॉट है या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन नॉट है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तो मीडियम के लिए हो गया, सॉरी ये फ्री स्पेस के लिए हो गया। और ये किसके बराबर होता है, तो यह ऑलरेडी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। कुल मिलाकर के ये किसके बराबर होता है, किसकी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से ये चल रही है। मतलब अगर ये वैक्यूम या एयर में चलती है तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी स्पीड से चलती है जिस स्पीड से लाइट चलती है। लेकिन इन एनी मीडियम, यदि किसी मीडियम में चलती है
तब थोड़ा सा ये चेंज होता है इसमें। और यहाँ पे v डैश इक्वल टू हम लोग बता सकते हैं कि 1/√μ ऑफ साइलेंट के स्पीड से चलती है। कहने का मतलब ये है कि जो म्यू है वह परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा, और जो एप्सिलॉन है वह परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। बट इसकी स्पीड c से कम होती है। c क्या है? वही स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब इससे स्लो चलेगी। अगर किसी मीडियम में इंटर करती है तो यह स्पीड ऑफ लाइट से स्लो चलती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को शो कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो अपना फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1/μ0, ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये म्यू नॉट क्या है? ये स्पीड निकालने के लिए बेटा, स्पीड निकालने के लिए। किसका स्पीड निकालने के लिए? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, ओके सर। तो सर ये आया कहां से अपने? नहीं, अपने सिलेबस में इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, जितनी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे 4 इक्वेशन पढ़ा, 4 इक्वेशन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा उसका प्रूफ बताओ। अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले हैं। हाँ, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन हमने पढ़ा वो भी क्या है? सिर्फ इक्वेशन ही है, बाकी उसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी प्रॉपर्टी भी इक्वेशन के ही रूप में है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी जो हमने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में, वही सबसे पहली प्रॉपर्टी भी लिखी गई है। इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि जो इसका स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, वो स्पीड किसके बराबर होती है? तो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। और मीडियम की अगर हम बात करें तो मीडियम में क्या होती है? 1/√μ इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जो c से कम होता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये थोड़ी स्लो होती है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। जो ईएम वेव होती है इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि नो चार्ज ऑन ईएम वेव, नो चार्ज ऑन ईएम वेव। इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ये चार्जलेस होती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, अभी मैंने डायरेक्शन के रूप में बताया था कि यह किस तरीके से मूव करती है। अगर y है, z है और ये x है, x, y और z है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेव करती है, और इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हाँ बेटा बोलो। सर ये ब्लर हो रहा है। अच्छा ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि इसको हम लोग E क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, E क्रॉस B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो होता है
वह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। मतलब ई नॉट अपान में बी नॉट इक्वल टू सी। सी क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट है, या स्पीड ऑफ लाइट की जगह पे हम लोग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, या एयर बोल सकते हैं। इन दोनों का रेशियो सी के बराबर होता है। और जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी किस डायरेक्शन में जा रही है? वाई के डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको यदि इस तरीके से लिखा जाए, ई वाई इक्वल टू होता है ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब यहां पे ओमेगा टी और के एक्स क्या है मैं अभी बता रहा हूं आपको। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बी जेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस में चल रही है, जेड एक्सिस से राउंड चल रही है, तो बी नॉट इक्वल ये हो जाएगा आपका बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों चीजें हो सकती है। इसमें ओमेगा जो है, ओमेगा इक्वल टू आप लोगों को पता ही है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान में टी होता है, या 1 अपान टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में एक्सप्रेस करें तो 2 पाई इंटू न्यू हो जाएगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया है मैंने एफ की जगह पे, तो ये ओमेगा हो गया। और जो के है बेटा, के एक कांस्टेंट है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई अपान में लेमडा। ये होती है 2 पाई अपान में लेमडा, जहां पे लेमडा क्या है? तो लेमडा जो है वेवलेंथ है, लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ। ओमेगा क्या है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और न्यू क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी है। सॉरी, ओमेगा जो है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और जो ये न्यू है वह फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और टाइप टी जो है, कैपिटल टी जो है, ये टाइम पीरियड है। तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा इसमें एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होती है? इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एनर्जी। जैसे मान लो कि ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी का ही ट्रांसफर करती है। तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू कुल कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू कुल कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इसको हम लोग यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यू ई इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर है, और मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर इसको हम लोग यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है 1/2 बी का स्क्वायर अपान में म्यू नॉट। यहां पे ये म्यू नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी है। अब यहां से जो ई है, ई इक्वल टू, ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? तो ये लिख सकते हैं ई नॉट अपान में √2, और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी इक्वल टू बी नॉट अपान में √2, ऐसा लिखा जा सकता है। ये बता सकते हो बेटा कि ई नॉट बी नॉट क्या है, या ई इक्वल टू ई नॉट अपान में √2 क्या है, या बी इक्वल टू बी नॉट अपान में √2 क्या है। 7 चैप्टर में इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए थे, कुछ याद आ रहा है क्या? क्या हो सकता है ये आरएमएस वैल्यू है बेटा, आरएमएस वैल्यू याद होगा, हम लोग पढ़ते थे आई इक्वल टू आई नॉट अपान √2, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, ये तो हमने अलग अलग एनर्जी बताया है। ये हमने अलग अलग एनर्जी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू ये यू ई प्लस यू बी के बराबर होती है बेटा, यू ई प्लस यू बी के, मतलब दोनों के सम के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, वेयर यू ई इक्वल टू यू बी, ये दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी प्रोड्यूसेज है, या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूसेज है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी किया। अब हम लोगों को देखना है स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वह कितनी टाइप की होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस हो सकती है और उसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ देखनी है। तो अगर इसको सबसे पहले एक उसमें लिख लिया जाए कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फिर उनके फ्रीक्वेंसी, उनके प्रोडक्शन कहाँ से होती है और यूजेज क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली है, इसको मैं रेडियो वेव्स कर रहा हूं, रेडियो वेव्स, ये सबसे पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड वेव, उसके बाद विजिबल लाइट, फिर उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद है एक्सरेज, उसके बाद है गामा रेज। ये इतने टाइप की जो वेव्स हैं, ये सबके सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब हम लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इन सबकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁵ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव, अच्छा इसका प्रोडक्शन भी लिखते जाते हैं हम लोग, या एक मिनट बेटा पहले सबसे फ्रीक्वेंसी लिख लें। इसकी जो होती है वह 3 × 10⁹ से लेकर के 3 × 10⁻11 तक होती है, 11 हर्ट्ज तक होती है।
इंफ्रारेड की 3 इंटू 10⁻11 से लेकर के 4 इंटू 10⁻14 तक होती है। 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। विजिबल लाइट ये होती है, विजुअल लाइट भी क्या है, एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो विजिबल लाइट की है 4 इंटू 10⁻14 से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻14 7.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज की 7.8 इंटू 10⁻14 से लेकर के 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। एक्सरेज की 3 इंटू 10⁻16 से लेकर के 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। और जो गामा रेज है वह 3 इंटू 10⁻18 से लेकर के 3 इंटू 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है। तो ये सबकी ये फ्रीक्वेंसी है, अब ये हम देखें कि यह कैसे ये प्रोड्यूस होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव या एलसी सर्किट में होती है बेटा, एलसी सर्किट में, जो हम लोग ऑलरेडी 7th चैप्टर में एलसी सर्किट पढ़े हैं। तो उस एलसी सर्किट में रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। ये जो होता है क्रिस्टन या मेगास्ट्रॉन में, मैग्नेस्ट्रॉन में होती है। जो इंफ्रारेड है यह हॉट बॉडी में होती है, हॉट बॉडीज की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। जो विजिबल लाइट है यह एटॉमिक एक्साइटेशन से होती है, एटॉमिक एक्साइटेशन से यह प्रोड्यूस होती है। जो अल्ट्रावायलेट है वेरी हॉट बॉडीज जैसे सन से ये प्रोड्यूस होती है। बाई स्टॉपिंग फास्ट इलेक्ट्रॉन्स बाई ए मेटल टारगेट, ये जो एक्सरेज है बाई स्टॉपिंग वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन बाई ए मेटल टारगेट से ये प्रोड्यूस होती है। और जो गामा रेज है वह फॉर्म न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के द्वारा ये फॉर्म होती है, न्यूक्लियस में ये जनरेट होती है। ठीक है, ये एक तरीके से इनका प्रोडक्शन है। अब इनके यूजेज की अगर बात करें तो यूजेज में अगर हम देखें तो ये जो रेडियो वेव का जो यूजेज है या इसमें होता है तो कम्युनिकेशन में इसके यूजेज होते हैं। कम्युनिकेशन जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल या रडार, इन सब में क्या होता है इसका यूजेज होते हैं। जो माइक्रोवेव है, अच्छा ये गन डायोड से भी ये प्रोड्यूस होती है बेटा, ये गन डायोड से भी प्रोड्यूस होती है। गन डायोड, इसके जो यूजेज है वह माइक्रोवेव 1 में किया जाता है। एक मिनट, ये रडार रेडियो जो है रडार में नहीं, रेडियो वेव रडार नहीं इसमें आएगा। ये माइक्रोवेव 1 ये ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, इसमें यूज होता है और साथ ही साथ ये रडार में भी यूज होता है। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल।
माइक्रोवेव वन में या रडार में ये प्रोड्यूस होती है, यूज किया जाता है इसका माइक्रोवेव का। इसके बाद इंफ्रारेड वेव का जो होता है वह हीट वेव्स, नाइट विजन कैमराज और ग्रीन हाउस में यूज किया जाता है। इसका जो यूजेज है हीट वेव्स, नाइट विजन कैमरा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग जानते ही हो। तो इसमें यूज होता है क्या, इंफ्रारेड। इसके बाद से जो विजिबल लाइट है वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद अल्ट्रावायलेट जो है या फॉर स्टेरिलाइजेशन यूवी फिल्टर, स्टेरिलाइजेशन, यूवी फिल्टर। इसके अलावा टू डिटेक्ट फिंगरप्रिंट्स, और बस ये इन तीनों में यूज किया जाता है इसका। और एक्सरे तो ऑलरेडी ये तो बहुत ही पॉपुलर है। एक्सरे जो अपने मेडिकल साइंस में यूज हो रहा है वो उसमें यूज किया जाता है। और उसके बाद जो लास्ट है गामा रेज है, या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, इसका मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अलावा फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके अलावा फॉर स्टडी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इन सब चीजों में ये गामा रेज का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने तीन चीजें इनका बताया है। एक तो बताया है कि माइक्रोवेव कितने टाइप की होती है। दूसरा हमने ये बताया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये है फ्रीक्वेंसी बेटा, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है कि कहां से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, और ये है इनका यूजेज। तो ये तीनों चीजें मैंने यहां पे डिस्कस किया है। इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज, इन सब का हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बताया कि इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। फिर उसके बाद बताया कि ये कहां से प्रोड्यूस होती है या कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। और तीसरी चीज मैंने बताया कि इनके यूजेज क्या क्या है या यूज किस में किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसलिए। अब इसमें एक चीज और बताना इसमें रह गया है, बस 5 मिनट और।
एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के हमारे पास कुल कितने तरीके हैं जहां से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें तीन चीजें ऑलरेडी डिस्कस की गई है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW। तो इसमें तीन चीजें बताई गई कि तीन तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला है ऑसिलेटिंग चार्ज, फर्स्ट है ऑसिलेटिंग चार्ज। दूसरा है एक्सिलरेटिंग चार्ज। एक्सिलरेटिंग चार्ज। और तीसरा है एटॉमिक एक्साइटेशन। एटॉमिक एक्साइटेशन। ये तीन तरीके से EMW को प्रोड्यूस किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑसिलेटिंग चार्ज में कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखो बेटा, ऑसिलेटिंग चार्ज में होता क्या है कि हम जानते हैं कि हर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये यहां से क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है यहां पे और ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस इधर जाएगा फिर कुछ इधर आएगा। इस तरीके से ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट राइट क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है। अब मान लो कि अगर इस चार्ज के ड्यू टू मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करनी है, तो बोलो बेटा जल्दी से कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जल्दी से बता दो। अगर ये चार्ज इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये कांस्टेंट रहेगी। राजदीप लेफ्ट हो गया। अच्छा, तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा कि जब ये चार्ज जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें आर आता है, मतलब कि डिस्टेंस आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये इधर मूव करेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इंक्रीज होगी। जब फिर चार्ज जब यहां से इधर आना शुरू हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल रहा है या एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब कि चार्ज जैसे जैसे ऑसिलेट करेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहेगी। और इसके पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और फिर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चार्ज कौन से दो पॉइंट में बीच में ऑसिलेट करेगा, हैं ऑसिलेट कहां करेगा सर चार्ज? क्यों ऑसिलेट क्यों नहीं करेगा, मतलब कहां पर करेगा सर, दो पॉइंट के बीच में ऐसा? नहीं दो पॉइंट के बीच में नहीं, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा ना। हाँ सर, हाँ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। मैं इसके सेंटर से, मतलब जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे कुछ दूरी पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर रखा है, उस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहा हूं। समझ में आ गया।
ओके सर। एक्सिलरेटिंग चार्ज में क्या होता है कि जब किसी चार्ज को बहुत तेज गति से हम जब भेजते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था यहाँ पे कि जब तेज गति से उसको भेजा जाता है और किसी मेटल सरफेस पे जाता है तो मेटल सरफेस क्या करती है, उसको रोक देती है, और उसको रोकने से क्या होता है, फिर वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रोड्यूस होती है। तो एक्सिलरेटिंग चार्ज को अभी हम लोगों ने लिखा था इसमें स्टॉपिंग द वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय द टारगेट ऑफ द मेटल टारगेट से किसी वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, वही है यहाँ पे। और एटॉमिक एक्साइटेशन में क्या होता है बेटा, एटॉमिक एक्साइटेशन में जब किसी एटम को जब हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देने से क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके अपने आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, है ना। जब किसी एटम को एनर्जी हम देते हैं तो वह एनर्जी को गेन करके उसके इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, और फिर जब अपने आउटर ऑर्बिट को छोड़ करके अपने लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं वह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रिलीज होती है। ठीक है बेटा।